हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे नेशनल इनकम का 8th पार्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी एंड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम जीडीपी को एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर लेंगे कि जीडीपी जो है वो एक बेंचमार्क है जिसके अकॉर्डिंग हम ये मेजर कर सकते हैं कि किसी इकॉनमी में जितना ज्यादा जीडीपी होगा उस इकॉनमी में उतना ही ज्यादा वेलफेयर होगा। ठीक है, तो जीडीपी को हम एज अ इंडेक्स, एज अ बेंचमार्क ले रहे हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंट्री का वेलफेयर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी कंट्री में जीडीपी ज्यादा होगा तो उस कंट्री में वेलफेयर ज्यादा होगा और अगर किसी कंट्री में जीडीपी कम होगा तो उस कंट्री में वेलफेयर भी कम होगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जीडीपी को एज अ वेलफेयर बेंचमार्क ले रहे हैं, एज अ वेलफेयर इंडेक्स ले रहे हैं? तो इसका रीजन हम डिस्कस करते हैं। वेलफेयर इज मेजर्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो वेलफेयर है उसे हम कैसे मेजर करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, कि किसी कंट्री में जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में वेलफेयर ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ना कि किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है लोगों के लिए, तो इसका मतलब है कि लोग जो अपनी नीड्स हैं, नेसेसिटी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगी उस कंट्री में लोगों की नीड्स और नेसेसिटी जो है वो कंप्लीट हो रही होंगी। तो हम कह सकते हैं ना कि उस कंट्री में वेलफेयर ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो अब जीडीपी को वेलफेयर से कोरिलेट करेंगे कि एज जीडीपी इंक्रीजेज, कि जितना ज्यादा जीडीपी होगा उस कंट्री में लेवल ऑफ आउटपुट भी ज्यादा होगा। ठीक है, जीडीपी का मीनिंग तो हम देख चुके हैं ना कि जीडीपी क्या होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो अगर किसी कंट्री में जीडीपी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस कंट्री में लेवल ऑफ आउटपुट भी ज्यादा होगा। और जब किसी कंट्री में लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा तो ये क्या शो करेगा? ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट कंट्री। ठीक है, कि अगर किसी कंट्री में आउटपुट ज्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज का तो ऑब्वियसली उस कंट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा होगी। तो अभी हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसे शो करती है? वेलफेयर को। तो ऑब्वियसली अगर आउटपुट ज्यादा है तो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लोग अपनी जो नीड्स है उसे ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर पा रहे होंगे, तो गुड मीन्स हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी ज्यादा होगा तो उस कंट्री में वेलफेयर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और इसीलिए जो हमारे प्लानर्स होते हैं, जो हमारी कंट्री की प्लानिंग करते हैं, और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो किस चीज पर जोर देते हैं? वो जोर देते हैं जीडीपी के ग्रोथ रेट पर। ठीक है, कि किसी कंट्री में जितना ज्यादा से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा तो क्या होगा? उस कंट्री में आउटपुट ज्यादा होगा और आउटपुट के ज्यादा होने से गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल होंगी और लोग अपने नीड्स ज्यादा फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा जीडीपी होने की वजह से उस कंट्री में वेलफेयर भी ज्यादा होगा। इसीलिए हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस जीडीपी ग्रोथ रेट को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। तो आई होप आपको इस टॉपिक से ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम जीडीपी को एज अ वेलफेयर इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, so now students we are going to discuss our next topic, that is GDP is not the only index to measure the welfare। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी जो है वो अकेला इंडेक्स नहीं है वेलफेयर को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ओनली एंड ओनली जीडीपी को नहीं कह सकते हैं कि ये वेलफेयर को मेजर करने का इंडेक्स है। ठीक है, हमारे पास कुछ और भी इंडेक्स हैं और बेंचमार्क्स हैं जिनके बेसिस पे हम वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं।
और एक तरीके से हम इस टॉपिक को ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये क्या शो करता है, ये जीडीपी की लिमिटेशंस को शो करता है। इट इज लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो अब जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स क्या हैं, जीडीपी की लिमिटेशंस भी हैं और इन पॉइंट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीडीपी के अलावा कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनके बेसिस पर भी हम वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन इज दैट एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी और सेकंड वन इज एक्सप्लेन द वेलफेयर इंडेक्सेस अदर देन द जीडीपी। ठीक है, तो हमें इन 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि हमें जीडीपी की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करो या फिर हमें जीडीपी के अलावा वेलफेयर के जो भी इंडेक्सेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये जीडीपी के अलावा इंडेक्सेस हैं जिनके बेसिस पर हम वेलफेयर को मेजर करने वाले हैं और इसे हम जीडीपी की लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि जो जीडीपी है वो अकेला इंडेक्स नहीं है टू मेजर द वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये एक अनदर इंडेक्स है जिसके बेसिस पे हम वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीडीपी की एक लिमिटेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मीनिंग क्या होता है कि इकोनॉमी में जितनी भी मनी है वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इकोनॉमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा कि इकोनॉमी में जो मैक्सिमम वेलफेयर होगा। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, अनइक्वल, तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्या होगा कि किसी इकोनॉमी में चाहे जितना भी जीडीपी राइज हो जाए, अगर किसी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होगा तो उस इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी, उस इकोनॉमी में वेलफेयर नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमें क्या शो करता है कि अगर किसी इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो उस इकोनॉमी में जीडीपी जो है वो हाई सोशल वेलफेयर शो नहीं करेगा, हाई सोशल वेलफेयर शो करने में फेल हो जाएगा और इसी वजह से हमें हायर जीडीपी या हायर पर कैपिटा इनकम और हायर पर कैपिटा जीडीपी होने के बावजूद भी हमें आए दिन ऐसी स्टारवेशन डेथ की न्यूज हमें सुनने को मिलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हायर पर कैपिटा इनकम और हायर पर कैपिटा जीडीपी होने के बावजूद हमें स्टारवेशन की डेथ की न्यूज सुनने को मिलती रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी होती है वो एक एवरेज होती है। ठीक है, और ये कैसे आती है, जब हम टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो ये हमें पर पर्सन नेशनल इनकम मिल जाती है जिसे हम पर कैपिटा इनकम या फिर पर कैपिटा जीडीपी भी कहते हैं। तो ये जो आंसर हमें मिला ये तो हमें कैलकुलेशन से मिल रहा है ना। अगर किसी इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इकोनॉमी में कुछ परसेंटेज ही ऐसी है जिसके पास इकोनॉमी का मैक्सिमम मनी जो है वो कुछ ही लोगों के पास है और जो इकोनॉमी में जो बाकी लोग हैं इन रिच पीपल के अलावा उन सबके पास इकोनॉमी का इनकम का बहुत ही छोटा पार्ट जो है वो बाकी पॉपुलेशन के पास है। तो ये क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि जो कुछ ही लोग हैं, जो कुछ लोग रिच है उनके पास तो इनकम का इतना ज्यादा पोर्शन है, लेकिन जो बाकी पॉपुलेशन है उसके पास इनकम का बहुत छोटा पोर्शन है। तो ये क्या शो कर रहा है कि उस इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल है। तो एक्चुअल सिचुएशन तो ये है, लेकिन हम कैलकुलेशन में पर कैपिटा इनकम देखकर हम खुश हो रहे हैं कि हाँ हमारी कंट्री में तो पर कैपिटा इनकम इतनी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के हर एक पर्सन के पास इतनी ज़्यादा इनकम होगी।
मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर है। नेशनल इनकम क्या होती है बच्चों? पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की इनकम होती है। तो अगर हमने पूरी इकोनॉमी की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो हमें हर एक पर्सन की इनकम मिल जाएगी। लेकिन ये तो कैलकुलेशन में हो रहा है ना, एक्चुअल में तो हर एक पर्सन के पास इतनी इनकम नहीं है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जापान वगैरह जैसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है वो 14 लाख तक आती है एवरेज। ठीक है, एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो जापान में 14 लाख तक आती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या जापान के हर एक पर्सन के पास 14 लाख इनकम है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास इनकम का ज्यादा पोर्शन होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास इनकम का कम पोर्शन होगा। सेम हमारी कंट्री में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पर कैपिटा इनकम 50,000 आ रही है, तो इसका मतलब क्या ये है कि हमारी इकोनॉमी में हर एक पर्सन के पास 50,000 इनकम होगी? ऐसा तो है नहीं। क्या आपके घर में जितने भी 5 लोग हैं तो 5 लोग में अगर हर एक पर्सन की हम 50,000 इनकम रखें तो क्या 2.5 लाख इनकम आ रही है आपके घर में? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो पर कैपिटा इनकम होती है ये सिर्फ हमें कैलकुलेशंस में शो करती है, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम जीडीपी को अकेला इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मेजरमेंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये पॉइंट भी कंसीडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक जीडीपी के बेस पर हम नहीं कह सकते कि किसी इकोनॉमी में अगर जीडीपी ज्यादा है तो उस इकोनॉमी में वेलफेयर भी ज्यादा होगा। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए कि उस इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अगर किसी इकोनॉमी में रिच और पुअर के बीच में मैक्सिमम गैप होगा उनकी इनकम में, तो हम ये कह सकते हैं कि उस इकोनॉमी में वेलफेयर जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम फैसिलिटीज होंगी वो ओनली रिच पीपल को मिल रही होगी, पुअर पीपल के पास तो इनकम का बहुत ही कम पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जीडीपी के राइज होने से किसी इकोनॉमी में वेलफेयर भी राइज होगा। इसके लिए हमें वेलफेयर को मेजर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जैसे पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए और हमें देखना चाहिए उस इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर उस इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि उस इकोनॉमी में वेलफेयर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वेलफेयर कब अच्छा होगा किसी इकोनॉमी में? जब वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट क्या कह रहा है? देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, इसलिए हमें वेलफेयर को मेजर करने के लिए सिर्फ जीडीपी को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जैसे पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए वेलफेयर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मीनिंग क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? पहले हम जीडीपी का मीनिंग देखते हैं। हमने जीडीपी का मीनिंग क्या पढ़ा था? सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो जीडीपी होता है वो ऑल टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का सम टोटल होता है। ठीक है, कि जितनी भी टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू का सम टोटल होता है। तो इसमें तो ऑल टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जीडीपी जो हमें वैल्यू मिल रही है उसमें कौन कौन सी टाइप्स की गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ टाइप की गुड्स होती हैं वो वेलफेयर में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं और कुछ टाइप की जो गुड्स होती हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मीनिंग क्या हुआ कि जो जीडीपी है उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स की गुड्स हमने इन्वॉल्व की है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें जीडीपी की वैल्यू मिल रही है उसमें किस किस टाइप की गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी में तो ऑल टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूडेड होगी।
ठीक है, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन कौन सी टाइप्स की गुड्स की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिफेंस गुड्स की, तो डिफेंस गुड्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री में, तो क्या ये हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि अगर बाय चांस हमारी कंट्री का किसी कंट्री के साथ वॉर स्टार्ट हो जाता है तो हमें डिफेंस गुड्स की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पीपल की सेफ्टी के लिए हमें डिफेंस गुड्स जो है वो जरूरी है। तो ये भी तो एक टाइप से क्या है, वेलफेयर कर रही है ना इकोनॉमी में, बट ये क्या है, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है वेलफेयर में। ठीक है, तो डिफेंस गुड्स भी जरूरी हैं वेलफेयर के लिए, लेकिन ये वेलफेयर में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि लोगों का भला तो इन डिफेंस गुड्स से भी हो रहा है ना, क्योंकि लोगों को हम सेव कर रहे हैं, उनको सेफ्टी दे रहे हैं इन डिफेंस गुड्स से। दूसरी टाइप की गुड्स की अगर बात करें हम, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट? कंज्यूमर गुड्स जो भी लोगों की डेली नीड्स की जरूरत होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम या क्लोथिंग, एजुकेशन, इन हेल्थ, इन चीजों से रिलेटेड जितने भी गुड्स होंगी वो हमारी कंज्यूमर गुड्स होंगी। तो ऑब्वियसली ये गुड्स वेलफेयर में कैसे कंट्रीब्यूट करी होंगी? डायरेक्टली। ठीक है, ये कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो वेलफेयर में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, वो वेलफेयर में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी में जितने ज्यादा कंज्यूमर गुड्स होंगी उस इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा वेलफेयर होगा। ठीक है, तो ऑल टाइप्स की गुड्स जो होंगी वो वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेंगी ही करेंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऑल टाइप्स की गुड्स किसी ना किसी तरीके से हमारे वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन हमें अगर वेलफेयर को मेजर करना है तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर जीडीपी को हम वेलफेयर का इंडेक्स मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो जीडीपी है उसमें मैक्सिमम जो हो वो कंज्यूमर गुड्स हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे वेलफेयर में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है, और इनडायरेक्ट गुड्स भी हमारे वेलफेयर के लिए नेसेसरी हैं, बट मैक्सिमम जो जीडीपी में कॉम्पोजिशन होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? कंज्यूमर गुड्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम जीडीपी को एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मेजर ले रहे हैं तो हमें जीडीपी की कंपोजिशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि जीडीपी की अगर वैल्यू जो भी आ रही है उसमें मैक्सिमम कौन सी टाइप की गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये पॉइंट भी कंसीडर करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की वैल्यू देखकर ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि किसी इकोनॉमी में अगर जीडीपी ज्यादा है तो उस इकोनॉमी में वेलफेयर ज्यादा होगा। ठीक है, हमें जीडीपी की कंपोजिशन को भी कंसीडर करना चाहिए कि उस जीडीपी में कौन सी टाइप की गुड्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम एक्सचेंज कहते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स क्या? जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं तो उसे हम एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन खरीदना था, आप किसी शॉप पर गए, आपने उस शॉपकीपर को 5 रुपीज दिए और उसने रिटर्न में आपको एक पेन दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये ट्रांजैक्शन हुई कि आपने उसे पैसे दिए और उसने रिटर्न में आपको पेन दिया। तो ये क्या किया? आप दोनों ने एक्सचेंज किया। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में यहाँ पर भी चीजें एक्सचेंज तो होती हैं दो पर्सन के बीच में, लेकिन यहाँ पर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है, इसके पास राइस है, और एक पर्सन बी है और इसके पास मिल्क है। तो अगर पर्सन ए को मिल्क लेना है तो ये क्या करेगा? पर्सन बी को ये राइस दे देगा और पर्सन बी से रिटर्न में क्या करेगा? मिल्क दे देगा। ठीक है, तो एक्सचेंज तो यहाँ पर भी हुआ, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी मनी का यूज नहीं किया अपनी
एक्सचेंज के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ठीक है, और इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए के पास कुछ नहीं है लेकिन पर्सन बी के पास मिल्क है, तो पर्सन ए को मिल्क चाहिए था। इसने जब पर्सन बी से मिल्क मांगा तो पर्सन बी ने इसे मिल्क दे दिया, लेकिन इसने रिटर्न में उसको कुछ नहीं दिया। तो इसने क्या कहा कि मेरे पास रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपका कोई काम कर दूंगा। ठीक है, आपके खेतों में कोई काम कर दूंगा या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सन बी इसे मिल्क दे रहा है और इन रिटर्न पर्सन ए इसे क्या दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में एक्सचेंज हो रहा होगा, दिस एक्सचेंज मे बी ऑफ गुड्स और मे बी सर्विसेज। ठीक है, तो ये इस एक्सचेंज में गुड्स का भी एक्सचेंज हो सकता है और सर्विसेज का भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इसलिए हम इसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कहते हैं। और इस नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैंने इसे समझा दिया है। ठीक है, तो जब मनी के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम कोई ट्रांजैक्शन कहते हैं तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इस पॉइंट में हमें ये पॉइंट क्या समझाना चाहता है कि अभी भी इंडिया के कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर कुछ हद तक जो है बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फार्म की जो लेबर होती है उसे उसकी सर्विसेज के रिटर्न में जो भी ओनर होता है वो उसे पेमेंट जो होता है वो कैश में ना करके बल्कि इन काइंड करता है। इन काइंड मीन्स या तो उसे वो अनाज दे देगा, जो भी जिस भी चीज का आउटपुट हुआ है, जिस भी चीज की क्रॉप थी। ठीक है, हो सकता है उसको वो व्हीट, राइस या कोई वेजिटेबल, फ्रूट, जो भी उसने जिस भी चीज की उसने फार्मिंग की है। तो इस केस में जो ओनर है वो फार्म लेबर को पेमेंट कैश में ना करके बल्कि किसी टाइप की गुड्स प्रोवाइड कर रहा होगा एज अ पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ कि लेबर ने उसे सर्विसेज दी और जो ओनर है उसने पेमेंट कैश में ना करके बल्कि उसे कोई आउटपुट दे दिया और देयर सर्विसेज। ठीक है, तो ये किस टाइप का एक्सचेंज हुआ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ, और इसे भी हम बार्टर सिस्टम ही कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन जो होती है वो जीडीपी की कैलकुलेशन में रिकॉर्ड नहीं होती है। ऐसी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो जीडीपी की कैलकुलेशन से अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस ओनर ने लेबर को पेमेंट आउटपुट की फॉर्म में दी है तो यहाँ पर क्या हुआ, उतनी वैल्यू का जो आउटपुट है जो उसने लेबर को उसकी सर्विसेज के लिए दिया, उतनी वैल्यू का आउटपुट जो है वो गवर्नमेंट की नजर में तो आया ही नहीं ना। ठीक है, तो क्या होगा, उतनी आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीडीपी में अनरिकॉर्डेड रह जाएगी। इसलिए जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट होगा वो कैसा होगा, अंडर एस्टिमेटेड होगा। अंडर एस्टिमेटेड मतलब उसमें उतने अमाउंट की आउटपुट की वैल्यू जो होगी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ओनर है उसने इस फार्म लेबर को 50 किलो का आउटपुट जो है वो उनकी सर्विसेज के लिए पे कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर जीडीपी की वैल्यू में इस 50 किलो का जो आउटपुट की वैल्यू है वो इस जीडीपी में अनरिकॉर्डेड रह जाएगी। तो ये हमारे जीडीपी की वैल्यू कम कैलकुलेट होगी क्योंकि इसमें इस 50 केजी के आउटपुट की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, वो रिकॉर्ड से बाहर हो गई। ठीक है, तो अब जो हमारा जीडीपी होगा वो क्या है, रियल वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी जो है वो एक इम्प्रॉपर इंडेक्स है। तो इस पॉइंट को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे कि अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे रूरल एरियाज है जहां पर कुछ हद तक बार्टर सिस्टम यूज होता है, जहां पर पेमेंट कैश में ना करके बल्कि आउटपुट में पेमेंट होती है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में पेमेंट की जाती है। तो जब पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होती है तो जीडीपी की कैलकुलेशन के टाइम पे वो ट्रांजैक्शन जो कैश में ना होकर बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में पे हुई हैं तो वो ट्रांजैक्शन जीडीपी से बाहर हो जाती हैं और जीडीपी की कैलकुलेशन में रिकॉर्ड होने से रह जाती हैं। तो जो हमारा जीडीपी है वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज की रियल वैल्यू शो नहीं करता है क्योंकि इसमें से कुछ आउटपुट की वैल्यू जो है वो अनरिकॉर्डेड रह जाती है और हमारा जीडीपी अंडर एस्टिमेट होता है, मतलब कि
कुछ कम वैल्यू का कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जीडीपी को जो है वो एक प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मेजरमेंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज क्या होती है स्टूडेंट? ये गुड एंड बैड इम्पैक्ट होता है हमारी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। अब स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग तो पता ही होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के पर्पज से की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो भी एक मनी अर्निंग के पर्पज से की जा रही है। ठीक है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, ये सभी लोग जो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं वो किस एम के साथ कर रहे हैं कि वो मनी अर्न करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि मनी अर्न करने के पर्पज से की जा रही है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है स्टूडेंट? जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में या लोगों के ऊपर कुछ गुड और बैड इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हमें ना तो कोई पेमेंट पे करनी पड़ रही होती है, ना ही कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, कि अगर हमें कोई गुड इम्पैक्ट हो रहा है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो हमें उसके लिए कोई पेमेंट पे नहीं करनी पड़ती है, और अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई बैड इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके लिए हमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है। और जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी से एनवायरमेंट में या लोगों के ऊपर गुड इम्पैक्ट होता है उसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, और जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट पे या लोगों के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसने एक पार्क को मेंटेन किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है, इसने एक पार्क को मेंटेन किया है। ठीक है, अब उस पार्क में जो भी उसने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाए हैं या जो भी वहां पे जो ग्रास मेंटेन की है, जो भी उसने प्लांट्स लगाए हैं, ट्रीज लगाए हैं। ठीक है, तो अब इस पार्क के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो इस पार्क में आएंगे और इस पार्क की ग्रीनरी और ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, लेकिन वो इसके रिटर्न में पर्सन ए को कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस पर्सन ए ने जो भी यहाँ पर काम किया, जो भी उसने मेंटेनेंस की है, उसकी वजह से एनवायरमेंट में या पब्लिक को गुड इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुई? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, क्योंकि यहाँ पर पर्सन ए ने जो भी एक्टिविटी की है उसकी वजह से एनवायरमेंट में या पब्लिक के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, एक वेलफेयर का काम कर रहा है यहाँ पर पर्सन ए। लेकिन इस वेलफेयर की एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं? काउंट नहीं कर रहे हैं वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है कि हम जीडीपी को अकेला इंडेक्स नहीं मान सकते हैं वेलफेयर को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वेलफेयर होता है, लेकिन उन एक्टिविटीज को हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ इंडेक्स टू मेजर द वेलफेयर। तो ये क्या हुई? जीडीपी के लिमिटेशंस भी कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं कि जीडीपी इज नॉट ओनली इंडेक्स टू मेजर द वेलफेयर, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सटर्नलिटीज भी हैं जो वेलफेयर का काम करती हैं, लेकिन हम उन्हें वेलफेयर को मेजर करने के लिए काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, और अब हम एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि हमने देखा है जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना वेस्ट ऐसे ही रिवर्स में फेंक दिया करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है, और इंडस्ट्री से जो भी स्मोक निकलता है वो एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है,
तो इंडस्ट्रीज का चाहे स्मोक हो चाहे इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो, ये क्या है, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, बैड इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो अब ये क्या कर रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज, ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, हमारे इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, जिसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कह रहे हैं। अब ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या कर रही है, हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इन एक्टिविटीज की वजह से हमारी इकोनॉमी में जो वेलफेयर है वो कम हो पा रहा है, बल्कि जो भी हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर हो रहा है उसमें ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रुकावट डाल रही हैं, ठीक है। तो हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को तो काउंट करते ही नहीं है अपने वेलफेयर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इस एक्सटर्नलिटी वाले पॉइंट से हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में गुड और बैड इम्पैक्ट डालती हैं, ये एक्सटर्नलिटीज भी हमारे वेलफेयर को अफेक्ट करती है। कुछ पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं जो कि वेलफेयर को एनकरेज करती है, और कुछ नेगेटिवली अफेक्ट करती है, मतलब वेलफेयर को कम करती है। तो इस पॉइंट के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ओनली एंड ओनली जीडीपी को कंसीडर नहीं करना चाहिए हमारे वेलफेयर को मेजर करने के लिए। हमें इन एक्सटर्नलिटीज को भी कंसीडर करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर या तो एनकरेज हो रहा है या फिर कम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंडेक्स है हमारे वेलफेयर को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसे हम वन मोर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम एक लास्ट टाइम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, ये एक्सटर्नलिटीज कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर गुड और बैड इम्पैक्ट होता है। जिन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में गुड इम्पैक्ट होता है उसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, और जिन एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट में इकोनॉमी में बैड इम्पैक्ट होता है उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं, ठीक है। और इन एक्टिविटीज के लिए ना तो हमें कोई पेमेंट करनी पड़ती है, ना ही हमें कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से हमारे इकोनॉमी में जो वेलफेयर है वो और इंक्रीज होता है, एनकरेज होता है, और इन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से इकोनॉमी में वेलफेयर कम होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि हमें वेलफेयर को मेजर करने के लिए ओनली एंड ओनली जीडीपी को ना देखते हुए बल्कि एक्सटर्नलिटीज वाले पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए जीडीपी को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने नेशनल इनकम के सभी बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के सभी मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। So thank you for watching the video. Keep watching and keep learning.